हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और ये है वीकली करंट अफेयर्स सेकेंड वीक फरवरी 2025 के। तो इस सप्ताह के टोटल करंट अफेयर्स एक ही जगह आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट वीक का जो टेस्ट हुआ था ना करंट अफेयर्स का, वो मैं यहाँ रिजल्ट दे रहा हूँ। वैसे ये तो करंट अफेयर्स हम बताएंगे सेकेंड वीक का, लेकिन इससे पहले के जो वीक थे उसका जो रिज़ल्ट बताता हूँ मैं। और ये रिज़ल्ट कहाँ पर आया के लिए है, तो ये है शार्प लर्निंग ऐप पर जो करंट अफेयर्स का जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है, कोई कोर्स परचेज किया हुआ है, तो उन सब ने ये टेस्ट दिया था। तो नंबर 1 स्थान किसका है, वो है विपिन। सेकंड स्थान है उदय नारायण महतो का। थर्ड स्थान आया है, रैंक 3 है अबसार आलम। रैंक 4 है निधिकांत का। रैंक 5 है आशीष कुमार सिंह। रैंक 6 है संगीता विश्वकर्मा को मिला है। रैंक 7 है विकास कुमार। रैंक 8 मिला है मोलन मिस्ट। रैंक 9 है बबीता कुमारी का। और रैंक 10 है रेहान खान का। आप सबको बधाई हो, टॉप 10 में आप लोग आए हैं। शानदार बात है, बेहतरीन बात है, ठीक है। और मैं कहूँगा जो भी आप स्टूडेंट्स हैं वो अपना प्रोफाइल फ़ोटो भी अगर लगा देंगे अपने ऐप पर, यानी शार्प लर्निंग ऐप पर, तो फिर मैं आप सबके फ़ोटोग्राफ भी दिखाऊंगा कौन कौन है टॉप 10, ठीक है। तो इनमें से किसी ने अपना फ़ोटोग्राफ नहीं अपलोड किया था, तो अपलोड करेंगे तो अगली बार उन सबको फ़ोटोग्राफ भी देंगे। और हाँ, मैं फिर से कहूँगा कि आप लोग सेकेंड वीक का टेस्ट जरूर जाइए दीजिए। सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक का वो सब अवेलेबल है शार्प लर्निंग ऐप पर, जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है करंट अफेयर्स का, उन सब के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और सेकेंड वीक फरवरी का जो करंट अफेयर्स है उसमें हम लोग बात करेंगे राजनीति, केंद्र राज्यों के फैसले सबसे पहले। उसको फिर अलग अलग टॉपिक लेंगे, नियुक्ति, राजनीति, मतलब राजनीति ले रहे हैं, नियुक्ति, आर्थिक, बजट वगैरह वगैरह बहुत कुछ है, विदेश वगैरह वगैरह। तो राजनीति केंद्र राज्यों से रिलेटेड पहला फैसला क्वेश्चन होगा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा फरवरी 2025 में की। तो आंसर होगा 6 और हो गए हैं। तो कौन कौन से हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत, ठीक है। तो इन सब के ऐलान किया गया, कौन है, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत, इन सब में। ओके, देखिए अब तक 11 भाषाओं में अनुवाद की सेवाएं दी जा रही थी, हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल और तेलुगु। लेकिन अब जो टोटल जो है ना, अब संख्या हो गई है 18। लेकिन अगर संविधान की 8वीं अनुसूची में देखेंगे कितनी भाषाएं, तो 17 भाषाएं, यानी अंग्रेजी तो नहीं है उसमें। तो इस तरह से 17 संविधान की 8वीं अनुसूची की 17 भाषाओं को यहाँ ट्रांसलेट किया जा रहा है संसद में, ठीक है। जो भाषण देते हैं ना तमाम सांसद, तो उसका ट्रांसलेशन वो आप सुन सकते हैं वहाँ पर, यानी जो सांसद है वो देखते होंगे, उन लोगों ने हेडफोन लगाया हुआ होता है, तो वो अपनी अपनी भाषाओं में सुन रहे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अगला प्रश्न लेंगे हम। वैसे संविधान में जो ना ये 22 भाषाएँ 8वीं अनुसूची में दी हुई हैं, ये लिख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया। तो यह बिल किस एक्ट को रिप्लेस करेगा। आंसर होगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 को ये रिप्लेस कर देगा। तो निर्मला सीतारमण ने 13 फरवरी को ये बिल पेश किया था। और ये 6 दशक पुराना, लगभग 60 वर्ष पुराना जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का, तो उसको जो उसकी जगह लेगा। ये कुछ बदलाव है, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है इसमें। यह है कि टोटल धाराएं 298 थी, अब जो है ना वो 536 धाराएं हो गई हैं। पहले पिछले वर्ष का उपयोग किया था फाइनेंशियल ईयर को लेकर, पिछले फाइनेंशियल ईयर, अब कर वर्ष टैक्स ईयर के रूप में कहा जाएगा। 14 अनुसूचियाँ थी, अब 16 अनुसूचियाँ हो गई हैं। 41 अध्याय थे, अब 23 अध्याय हो गए। पेज कुछ कम किया गया, ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे कि ये कानून क्यों बदला जा रहा है। देखिए, इससे ना सरकार को बहुत आसानी होती है। क्या आसानी होती है, तो भी कानून है उसकी बहुत सारी व्याख्याएं होती हैं, और मानवाधिकार और बहुत सारे जो संविधान में जो आपको अधिकार मिले हुए हैं ना, तो उसके आधार पर अलग अलग कानूनों की व्याख्या करके बहुत सारे नए आदेश होते हैं कि ये नहीं करना, ये करना। तो नया कानून बना देने से क्या होता है, वो सब साइडलाइन हो जाता है, ठीक है। अब चले आगे और वायरस बीमारी से रिलेटेड प्रश्न लेंगे। आप देख रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स सेकेंड वीक फरवरी का। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, ऑन्कोसेरसियासिस
यानी रिवर ब्लाइंडनेस को ख़त्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है? तो आंसर होगा नाइजर। नाइजर ने ये ख़त्म किया है। ओके, दुनिया का ये ऐसा 5वां देश है और अफ्रीका का पहला देश बन गया है। ठीक है, इससे पहले जो है ना वो कोलंबिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, मैक्सिको ये सब ने ख़त्म किया था, और अब नाइजर जो कि पश्चिमी अफ्रीकी देश है तो वहाँ उसने भी ये ख़त्म किया। ये क्या बीमारी है? ये जो है ना वो एक काली मक्खी के काटने से फैलता है, जो कि उसमें एक परजीवी होता है, कृमि, सिमुलियम जीनस होता है। ठीक है, और ये मक्खियाँ नदियों के आसपास रहती हैं, इसलिए इस बीमारी को आमतौर पर रिवर ब्लाइंडनेस का नाम दिया जाता है, क्योंकि आँख और त्वचा में बहुत इफेक्ट करता है और ब्लाइंडनेस हो जाता है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। नाइजर को भी देख लेते हैं मैप के ज़रिए। ये प्यारा भारत है अपना, और अब चलते हैं कहाँ पर? अफ्रीका की ओर। ठीक है, ये विशालकाय अफ्रीका है, और इसी में जो आप अभी देख रहे हैं रेड कलर में, ये है नाइजर। ये लैंड लॉक्ड देश है, नाइजीरिया नहीं है, ये नाइजर है। ठीक है, और इसकी सीमा जो है वो किस किस से? लीबिया, चाड, नाइजर, बेनिन, बुर्किना फासो, माली, इन सब से लगती है। ओके, यहाँ की राजधानी है नियामे। ओके, तो इम्पोर्टेंट बात है। और यहाँ पर सैन्य तख्तापलट हो गया था 2023 में, जुलाई 2023 में, तो अभी वहाँ सेना की सत्ता है। आगे बढ़ते हैं और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। उससे पहले आपको बताऊं कि इस वीडियो का अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको मेंबरशिप लेना होगा। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है शार्प लर्निंग ऐप पर, तो वो वहाँ जाएं और ऐप पर और उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और टेस्ट भी दे सकते हैं, वीकली, करंट अफेयर्स का, मंथली, ये सब कुछ। ठीक है, तो मेंबरशिप 2 तरह के हैं। एक आईएसपीसीएस मेंबरशिप है करंट अफेयर्स का, और एक बेसिक मेंबरशिप है। बेसिक में रेलवे, पुलिस, टीचर, एसएससी, इन सब के लेवल का है, और इसमें आपको पिछले 2 सालों के करंट अफेयर्स और अगले 1 साल तक कंटेंट आपको मिलता है। और अभी होली की छूट भी चल रही है, ज़बरदस्त 70% तक की छूट है। कितना? 70% तक की छूट चल रही है, तो ज्वाइन देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने शार्प लर्निंग ऐप का लिंक दे दिया है, ज्वाइन कर सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि रेलवे ग्रुप डी के बैचेस शुरू हो चुके हैं, तो पहले 2500 बच्चों के लिए मात्र 210 रुपया है। अगर देर करेंगे तो ये प्राइस बढ़ जाएगा। ज्वाइन कर सकते हैं, सभी सब्जेक्ट के क्लासेस में होंगे, करंट अफेयर्स के भी लाइव है ये बैच। एक और बात कि इंडियन ज्योग्राफी खासतौर पर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण है और काफ़ी छूट चल रही है, तो ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव बैच है। इसके अलावा यूपी पीसीएस 2025 के बैच चल रहे हैं। 71st बीपीएससी का जो जीएस फाउंडेशन बैच है 4th, ये चल रहा है, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, वहाँ लिंक मिल जाएगा ऐप का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रश्न होगा। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा ज्ञानेश कुमार। किसकी जगह ली है उन्होंने? तो राजीव कुमार की जगह ली है, और उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। तो जो नया कानून है ना चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का, तो उसमें ये नियुक्त होने वाले पहले सीईसी हैं, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। क्या नाम है? ज्ञानेश कुमार। ओके, अच्छा, 2 और चुनाव आयुक्त हैं, तो कौन कौन है? तो एक है सुखबीर सिंह संधू और दूसरे हैं विवेक जोशी। ठीक है, तो 3 लोगों का होता है आयोग, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं और 1 मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। उससे पहले एक थोड़ा सा बात बताऊं कि इनको जो नियुक्ति दी गई है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली एक कमेटी ने दी है, और इस कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह थे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी शामिल थे। ठीक है, इस पर काफ़ी विवाद भी हुआ है इनकी नियुक्ति को लेकर। राहुल गांधी जो नेता विपक्ष हैं लोकसभा में, उनका ये कहना था कि मामला अभी इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो तब तक के लिए रोका जाए। लेकिन फिर सरकार ने कहा कि नहीं, हम तो नियुक्त करेंगे, और फिर बहुमत से, यानी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने मिलकर अपने बहुमत से इनके अपॉइंटमेंट की बात कह दी। फिर राष्ट्रपति ने इनको नियुक्त कर दिया। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अपॉइंटमेंट कमेटी होती है जो कि सिलेक्ट करती है कि कौन हो सकता है। ओके, तो ये हैं ज्ञानेश कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब आर्थिक यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी है देश की, उस रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न होगा यहाँ पर कि आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा फरवरी 2025 में, तो उसमें रेपो रेट को कितना बेसिस पॉइंट घटाकर
6.25 कर दिया है। आंसर होगा 6.25 का एक क्या आंसर होगा इसका, तो 25 बेसिस पॉइंट। बेसिस पॉइंट का मतलब हुआ इसे 1% में 100 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बेसिस पॉइंट एक आकार मान लिया जाता है। तो 25 बेसिस पॉइंट का मतलब होगा कि 0.25% जो है ना वो ब्याज में कमी की गई है, ब्याज दर में। तो ये है रेपो रेट में, ठीक है। इससे पहले आरबीआई जो है वो दिसंबर 2024 तक 11वीं बार रेपो रेट को बनाए रखा था 6.5, फिर अब कम किया है। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट जो है ना वो उसका आसान भाषा में अगर हम कहें तो देखिए, जैसे बैंक आपको कर्ज देता है या हमें कर्ज देता है तो उस पर ब्याज देना होता है आपको, हमें। वैसे ही बैंकों को भी अपने रोज़मर्रा के कामकाज के लिए भारी भरकम रकम की ज़रूरत पड़ती है और वो ये रकम आरबीआई से लेते हैं कर्ज के तौर पर, शॉर्ट टर्म होता है तो ये। और तो इस पर जो ब्याज देना पड़ता है आरबीआई को तो वही रेपो रेट होता है, ओके। तो अलग अलग स्कीम के लिए जो है वो ये अलग अलग अवधि के लोन मिलते हैं आरबीआई से बैंकों को, ठीक है। और इसके लिए समीक्षा के लिए एक मौद्रिक नीति समिति है और उसके पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। और आरबीआई के गवर्नर कौन है अभी? संजय मल्होत्रा। अब आगे बढ़ते हैं और डिफेंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेंगे सेकेंड वीक फरवरी 2025 का। किस देश में निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का चौथा स्क्वाड्रन भारत को वर्ष 2025 के अंत तक मिलेगा? आंसर का रूस से मिलना है, आपको पता होगा। S-400 की 5 यूनिट हम लोगों ने खरीदी है, तो चौथा जो है ना वो आएगा इस साल के अंत तक और पांचवा जो है ना वो आएगा अगले साल 2026 के अंत तक, ठीक है। S-400 के 3 जो बैटरी है, एक यूनिट को पूरा बैटरी कहा जाता है, वो हम लोगों को मिल चुका है। और बैटरी इस तरह के को होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं, रडार सिस्टम होता है, मिसाइल सिस्टम होता है, कमांड सेंटर होता है। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम चलता है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस यात्रा जो कि 10-12 फरवरी 2025 को हुई, तो उस दौरान फ्रांस को किस रॉकेट सिस्टम की पेशकश की है भारत ने? आंसर होगा पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, ठीक है। ये है रॉकेट सिस्टम और फोटोग्राफी ये रहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत की है, उसी दौरान ये कहा कि ये देख सकते हैं आप और ये लिया जा सकता है, आपके काम का है। और वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड है कि इसको लिया जाए, क्योंकि उसके जो मल्टी बैरल जो मिसाइल सिस्टम है ना उसने वो यूक्रेन को दिया हुआ है और वो बहुत पुराने भी हो चुके हैं। तो वो चाहता है कि लेटेस्ट तकनीक का बेहतर मल्टी बैरल जो सिस्टम है रॉकेट का वो मिल जाए। इसमें मिसाइल होता है, इसकी रेंज जो होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये जो है वो इंटरेस्टेड है और एक दो बार तो ऐसा भी हुआ है कि वो आया है, उसकी टीम आई है वहाँ की सेना की और उसने देखा है, टेस्ट वगैरह भी किया है। तो पिनाक MK1 है, इसकी जो रेंज है 38 किलोमीटर है, कई तरीके के गोला बारूद को दाग सकता है और इसको बढ़ाकर इसकी रेंज को 75 किलोमीटर करने की योजना है। फिर और आगे और विस्तार भी दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको लेकर किसने कौन इंटरेस्टेड है? तो वो है फ्रांस, ठीक है। फ्रांस से बातचीत हुई है। ये रहा मैप में यूरोप में फ्रांस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारतीय सेना के पूर्वी मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? आंसर होगा विजय दुर्ग। ये कोलकाता में स्थित है, विजय दुर्ग नाम कर दिया गया है, ठीक है। और इसके अंदर जो किचनर हाउस था उसका नाम बदलकर मानेकशॉ हाउस कर दिया गया है। अलग अलग गेट थे, उसका भी नाम बदलकर जो है वो शिवाजी गेट कर दिया गया है, ठीक है। तो विलियम फोर्ट है, उसका निर्माण हुआ था 1781 में, अंग्रेज़ों के द्वारा करवाया गया था, इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था, ठीक है। और अब नाम जो है ना वो विजय दुर्ग कर दिया गया है, कोलकाता में स्थित है, ओके। अच्छा, विजय दुर्ग से आप कंफ्यूज मत होना, विजय दुर्ग जो है ना एक और भी है, महाराष्ट्र में स्थित है, बहुत ही ऐतिहासिक किला है, सिंधु दुर्ग तट पर ये विजय दुर्ग किला है। तो मराठों के लिए एक नौसैनिक अड्डे के रूप में वो काम करता था, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको, ठीक है। विजय दुर्ग कोलकाता में भी अब हो गया है। अगला क्वेश्चन लेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के हिंदुस्तान जेट ट्रेनर यानी HJT
36 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया आंसर का यशस। क्या है यशस, अब नाम रख दिया गया। ट्रेनर ये विमान है, मतलब कि जो एयरफोर्स में जो तमाम फाइटर पायलट बनते हैं या ट्रांसपोर्ट पायलट बनते हैं, तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के, तो फिर उनको सबसे पहले इसी में ट्रेनिंग दी जाती है। अगला क्वेश्चन होगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फरवरी 2025 में येलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु पर एरो इंडिया के कौन से वे संस्करण का उद्घाटन किया। ये एयर शो है, आंसर का 15वां ये है, और थीम है रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। और ये बताया जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। इसका आयोजन 10 से 14 फरवरी तक बेंगलुरु में हुआ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और सैन्य अभ्यास से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। और आप देख रहे हैं सेकेंड वीक फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स। और पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबाइए। इसका पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो फिर शार्प लर्निंग ऐप है, आप गूगल प्ले पर जाइए, वहाँ सर्च कर सकते हैं शार्प लर्निंग, या फिर आप सन्मय प्रकाश सर्च कर लें तो शार्प लर्निंग ऐप आपको दिख जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं और फिर लॉगिन करके ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप प्लान एक ISPCS मेंबरशिप प्लान है, दूसरा बेसिक मेंबरशिप प्लान है। तो बेसिक वाला जो है वो रेलवे, टीचर, पुलिस, SSC इन सब के लेवल का है। करंट अफेयर्स काफ़ी शानदार हो जाएगा, पिछले 2 साल के कंटेंट अगले 1 साल तक अपडेट भी मिलता है, वीडियो, PDF, टेस्ट वगैरह वगैरह सब कुछ मिलते हैं, और संबंधित एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज भी देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप और वो मिल जाएगा। और जिन लोगों ने पहले से ज्वाइन किया हुआ है या फिर कोई भी कोर्स परचेज किया हुआ है तो ये मिल जाएगा आपको। अब सैन्य अभ्यास से रिलेटेड प्रश्न होगा, भारत मिस्र के बीच ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज साइक्लोन 3 कहाँ पर आयोजित हुआ। आंसर का राजस्थान में, भारत में हुआ है। ये साइक्लोन 3 एक्सरसाइज था, तीसरा संस्करण है इसलिए 3 नाम है, और ये 10 से 23 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया है। ओके, महत्वपूर्ण बात, उद्देश्य ये है कि दोनों देशों के बीच में सैन्य जो संबंध है वो मजबूत हो सके। ओके, तो मिस्र के साथ ये आयोजन हुआ है। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी। तो इवेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, USA और चाइना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टकराव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति के साथ AI एक्शन शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी की है। यहाँ क्या बात हो रही है? सह मेजबानी की। आंसर होगा इसका फ्रांस। ठीक है, फ्रांस में ये समिट आयोजित की गई थी, AI एक्शन समिट, और भारत सह आयोजक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे थे भारत की ओर से। ओके, तो ये एक महत्वपूर्ण इवेंट आयोजित हुआ था। ठीक है, तो इसमें 10 से 11 फरवरी तक हुआ पेरिस में, अध्यक्षता भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से की। तीसरा संस्करण था, इससे पहले ब्रिटेन में और दक्षिण कोरिया में आयोजित हो चुके हैं, और इसमें 100 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, शीर्ष अधिकारी, ये सब CEO, वैज्ञानिक, ये सब पहुंचे थे। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो स्वतंत्रता होनी चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, तो इन सब को लेकर एक मैसेज देने की बात थी और नीतियाँ बनाने की बात थी यहाँ पर। ठीक है, तो ये आयोजित किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एक कृत्रिम बुद्धि, ठीक है, जो कि एक व्यक्ति के जैसा सोचता है उस तरीके से वो सोच सके, उस तरीके से वो टास्क को कर सके। ठीक है, जैसे ChatGPT है, ओके, गूगल का जेमिनी है, और चाइनीज़ कंपनी का डीप सीक नाम है, वो भी AI प्लेटफॉर्म है। आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर होगा कि गुजरात में पहले बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन फरवरी 2025 में किसने किया? आंसर का मनसुख मांडविया। वो क्या है, कौन सा मंत्रालय उनके पास? तो श्रम और रोजगार मंत्री हैं, और युवा मामलों, इसके अलावा खेल मंत्रालय भी उनके पास में है। तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हिंदी में कहेंगे, एक बार मैप भी दिखा देते हैं उसका, हिंदी में कहेंगे इसको बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। तो ये जो कलरफुल दिख रहा है ना, ये सारे जो देश हैं वो टोटल 7 देश हैं बिम्स्टेक के। मुख्यालय ढाका में है, बांग्लादेश में, और 7 देश हैं। बांग्लादेश, इधर भूटान हो गया, नेपाल हो गया, भारत हो गया, श्रीलंका हो गया,
म्यांमार, थाईलैंड, ये सब जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं। अगला क्वेश्चन होगा किस शहर में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया? आंसर होगा नई दिल्ली में। ये 16 से 24 फरवरी को हुआ मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में, न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये आयोजन था इंपॉर्टेंट। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे, और दोस्तों पसंद आ रहा हो लाइक बटन दबाइए और शेयर कीजिए अपने मित्रों को। तो क्वेश्चन होगा आईसीसी अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2025 की विजेता टीम का नाम बताएं? आंसर होगा भारत। भारत ने लगातार दूसरी बार ये अंडर 19 वुमेन्स T20 का फाइनल जीत लिया है। अगला क्वेश्चन कि किस टीम को हराया और ये खिताब जीता है? आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका को हराया 9 विकेट से और ये खिताब जीत लिया। इंडियन कप्तान कौन थी? तो निकी प्रसाद, और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान कायला रेनेके। अब अवार्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। क्वेश्चन होगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रॉटरडैम IFFR 2025 में नेटपैक यानी एशियाई सिनेमा को बढ़ावा देने वाले के लिए नेटवर्क पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? आंसर होगा बैड गर्ल। ये तमिल फिल्म है और इसने ये जीता है। और आपको बताऊं कि इस जो मूवी है इसका निर्देशन वर्षा भरत ने किया था, उनकी पहली मूवी थी। और इसमें इसके फिल्मकार जो हैं वो अनुराग कश्यप, वेट्रीमारन, ये सब थे। अब इंडेक्स और सूचकांक से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे, देश और दुनिया का सूचकांक। क्वेश्चन होगा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी CPI 2024 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है? आंसर होगा साउथ सूडान। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 180 देशों की रिपोर्ट जारी की 11 फरवरी को, और इसमें नंबर 1 पर रहने वाले जो देश हैं उसको सबसे कम भ्रष्टाचारी ये माना गया है, और 180वें नंबर पर रहने वाले देश को सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी माना गया है। तो 180वें नंबर पर जो है ना वो साउथ सूडान है। अगला क्वेश्चन लेते हैं करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स यानी CPI 2024 के अनुसार सबसे कम भ्रष्ट देश कौन है? तो डेनमार्क है सबसे कम भ्रष्ट देश। और टॉप 10 अगर देखेंगे सबसे कम भ्रष्ट देशों में, तो नंबर 1 यहाँ पर देख रहे हैं डेनमार्क, सेकंड पे फिनलैंड, थर्ड पे सिंगापुर है, फोर्थ पे न्यूजीलैंड, फिफ्थ पे लग्जमबर्ग, नॉर्वे फिफ्थ पे, फिर फिफ्थ पे ही स्विट्जरलैंड है, एट्थ पर स्वीडन है, नाइन्थ पे नीदरलैंड, 10th पर ऑस्ट्रेलिया है, और 10th पे 2 है आइसलैंड है। ठीक है, इधर जो है ना वो स्कोर है, ये रैंकिंग नहीं है, इधर वाली रैंकिंग है। ओके, और अब बात करेंगे भारत की। भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा 96। 180 देशों में 96 रैंक इस बार की है। ठीक है, तो ये गिर कर 96 पर आ गया है। और ये 2023 में जो रैंकिंग थी 2023 की रिपोर्ट में, उसमें 93 रैंक थी, और जबकि इस बार 96 हो गया है। आस पड़ोस के देशों के देखेंगे, कई बार पूछते हैं सवाल, तो पड़ोसी म्यांमार 168 है, अफगानिस्तान 165 है, बांग्लादेश 151 है, पाकिस्तान 135 है, श्रीलंका 121 है, नेपाल 107 है, मालदीव 96 है, भारत की भी रैंकिंग 96 है, चाइना की 76 है, और भूटान की 18 है। भूटान में, हमारे पड़ोस में भूटान में सबसे कम भ्रष्टाचार है। और अब साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। इसरो और किस संस्थान ने मिलकर स्वदेशी एरोस्पेस क्वालिटी वाली शक्ति आधारित सेमीकंडक्टर चिप यानी IRIS उसको विकसित किया, डेवलप किया? आंसर होगा IIT मद्रास ने मिलकर। IRIS का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पर? इसका फुल फॉर्म होगा इंडिजिनस RISCV कंट्रोल फॉर स्पेस एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये बनाया गया है, इंपॉर्टेंट बात है, शक्ति नाम से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब निधन से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। उग्र स्वतंत्रता सेनानी सैम नुजौमा, उनका निधन हो गया 8 फरवरी 2025 को। तो किस देश के संस्थापक रहे हैं? आंसर है नामीबिया। ठीक है, नामीबिया। ये फोटोग्राफ रहा उनका, 95 ईयर के थे, और 1990 में रंग भेदी जो दक्षिण अफ्रीका था, तो उससे उन्होंने अलग, मतलब नामीबिया की स्वतंत्रता दिलाई थी। ओके, तो दक्षिण अफ्रीका के कंट्रोल में ही नामीबिया था, और उस वक्त दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद बहुत ज़्यादा था।
तो इन्होंने जो है अभियान चलाया था और फिर अलग नामीबिया देश बना था वहाँ पर। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात रही। नामीबिया एक बार मैप में भी देख लेते हैं, प्यारा भारत है। और अब चलते हैं अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के पास में है नामीबिया। तो ये रहा विशालकाय अफ्रीका, और फिर अब चलते हैं और नज़दीक। ठीक है, तो ये दक्षिण अफ्रीका है और इस यहीं पर ये नामीबिया है। इसकी राजधानी नामीबिया की विंडहोक है। आबादी करीब करीब 26 लाख है। अंग्रेजी बोली जाती है। पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो इधर अंगोला हो गया, ठीक है, ये जाम्बिया हो गया, इधर बोत्सवाना हो गया, ये साउथ अफ्रीका हो गया। अगला क्वेश्चन, किस प्रमुख मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास का निधन हो गया 12 फरवरी 2025 को? आंसर होगा राम जन्मभूमि मंदिर। ठीक है, तो उसके वो मुख्य पुजारी थे, 85 ईयर के थे। 3 फरवरी को उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, फिर 12 फरवरी को उनका देहांत हो गया। अगला प्रश्न अब पर्यावरण से रिलेटेड लेंगे, और प्रश्न होगा उथले भूकंप का क्या मतलब है, क्या आशय है, जो दिल्ली में 17 फरवरी 2025 की सुबह महसूस किया गया? आंसर होगा उथले भूकंप सतह से काफ़ी नीचे उत्पन्न होने वाले भूकंप की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। उथला भूकंप मतलब सतह से काफ़ी कम गहराई पर जो भूकंप आया है वो भूकंप। ठीक है, तो दिल्ली में जो आया था ना 4 तीव्रता रिक्टर स्केल का था 17 फरवरी को, तो वो मात्र कितने किलोमीटर नीचे था? वो मात्र 5 किलोमीटर गहराई पर यह भूकंप आया था। ओके, और इसी तरीके से एक और भूकंप आया था जो देखा गया था बिहार में, सिवान में, और वो 10 किलोमीटर उसकी डेप्थ थी। तो क्या होता है कि फिर अगर कम डेप्थ है ना, तो उसमें अगर हल्का भी भूकंप आया तो उसका नुकसान ज़्यादा होने की आशंका रहती है। ठीक है, तो 3 तरह के भूकंप जाने जाते हैं। एक शैलो यानी उथला भूकंप, ये 0 से 70 किलोमीटर गहरा होता है। मध्यम यानी इंटरमीडिएट जो अर्थक्वेक है वो 70 से 300 किलोमीटर नीचे होता है। और फिर डीप यानी गहरे भूकंप होते हैं 300 से 700 किलोमीटर नीचे होते हैं। तो जितना नीचा होगा भूकंप उतना ही उसकी जो कंपन है ना वो ऊपर आने में उसकी कंपन कम होती चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस देश में एक कानून पारित करके वहाँ के पहाड़ माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्ति यानी लीगल पर्सनहुड का दर्जा दे दिया गया है? आंसर होगा न्यूजीलैंड। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। न्यूजीलैंड में ये जो पहाड़ है, तो वहाँ की संसद ने ये न्यूजीलैंड की संसद ने ये कानून पारित किया और एक व्यक्ति के समान कानूनी अधिकार दे दिए गए हैं। तो वहाँ पर वहाँ की जो जनजाति है वो इसको माओरी जो जनजाति है वो इसको पूरा देखभाल करेगी मुख्य तौर पर। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। एक बार न्यूजीलैंड भी ले चलते हैं आपको मैप के ज़रिए, प्यारा भारत है अपना, और फिर चलते हैं इस तरफ ऑस्ट्रेलिया के और आगे। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये न्यूजीलैंड इस तरफ हुआ। ठीक है, दक्षिणी प्रशांत महासागर क्षेत्र में है न्यूजीलैंड। उसकी राजधानी क्या है? वेलिंगटन। प्राइम मिनिस्टर है क्रिस्टोफर लक्सन। आबादी करीब 52.2 लाख है। यहाँ पर मुद्रा चलती है न्यूजीलैंड डॉलर। आगे बढ़ते हैं और अब योजना से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे क्वेश्चन, और आप देख रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स सेकेंड वीक फरवरी 2025 का। क्वेश्चन होगा किस राज्य ने सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को फरवरी 2025 में मंजूरी दी है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण जो है सेंट्रल जूलॉजिकल अथॉरिटी, तो सेंट्रल जू अथॉरिटी, तो उसने ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित करने की मंजूरी ये दी है, वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए खर्च के साथ स्किल इंडिया प्रोग्राम यानी SIP को वर्ष 2026 तक जारी रखने और पुनर्गठन की मंजूरी दी है? आंसर होगा 8,800 करोड़ रुपए। ठीक है, तो 7 फरवरी को ये मंजूरी दी गई है स्किल इंडिया प्रोग्राम। ओके, तो इसमें क्या है ना, कई सारे प्रोग्राम को इसमें ज्वाइंट कर दिया गया, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 हो गया। ओके, तो कौशल विकास भारत है, स्किल इंडिया मतलब, तो ये स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत जुड़ गया है।
आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे हम लोग। भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? फैसला हुआ है, आंसर होगा महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में यह स्थापित होगा और वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीज़ें की विशेष तौर पर वहाँ पर पढ़ाई कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी ऑटोमेटेड बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया? आंसर होगा एम्स दिल्ली में, और इसका नाम क्या रखा गया है? सृजनम। क्या है? सृजनम रखा गया है इसका नाम। 10 फरवरी को एम्स में स्थापित किया गया। अब आप कहेंगे कि क्या बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट स्वदेशी था ही नहीं क्या? देखिए, स्वदेशी था लेकिन वो मैनुअल होता था, ये ऑटोमेटेड की बात हो रही है। तो ऑटोमेटेड पहला वहीं पर स्थापित किया गया है। उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया। अब आगे बढ़ते हैं और विदेश से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान मतलब कौन से महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं? तो ये क्वेश्चन मतलब इस तरीके से भी कह सकते हैं। इसमें क्या है कि जो मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की 14 फरवरी को व्हाइट हाउस में, तो उसमें कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, फैसले हुए। एक तो ये हुआ कि $500 बिलियन का व्यापार जो है ना वो किया जाए, 2030 तक दोगुना किया जाए, मतलब भी $250 अरब का व्यापार है तो ये डबल किया जाए। ठीक है, अवैध जो अप्रवासी हैं उसका भी मुद्दा उठा वहाँ पर। भारत ने कहा कि हम वापस लाने को तैयार हैं। तहव्वुर राना जो 26/11 मुंबई हमले का आरोपी है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हम उसको भारत भेज रहे हैं, निर्णय ले लिया मैंने। अमेरिका ने कहा, यानी ट्रंप ने कहा कि भारत को हम F-35 विमान बेचेंगे। हालांकि भारत ने इस पर बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाया अभी तक, क्योंकि रशियन फाइटर जेट पर भी विचार चल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी बातचीत हुई। भारत ने कहा कि हम बातचीत के आधार पर इसको ख़त्म करने की बात समझते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होना चाहिए। असैन्य परमाणु समझौते के बारे में बात हुई कि जो पहले समझौते हुए थे तो उसमें यह है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जाए भारत में, और यहाँ 123 असैन्य परमाणु जो प्लांट है वो लगाया जाए। ठीक है, नागरिक अंतरिक्ष सहयोग को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें यह है कि एक तो निसार मिशन भेजा जाएगा भारत अमेरिका के सहयोग से साझा तौर पर, और 2025 में यानी इस साल ये भी है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री को नासा जो है वो ISS पर भेजे। क्वाड पहल पर भी बात हुई। ट्रंप जो है भारत आएंगे 2025 में और क्वाड शिखर सम्मेलन में बातचीत करेंगे। क्वाड ये 4 देशों का एक समूह है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश के मर्सिले शहर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत के नए महावाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया? आंसर होगा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस के मर्सिले शहर में ये उद्घाटन किया है। ठीक है, देखिए अलग अलग जो है ना वाणिज्यिक दूतावास होते हैं। एक तो दूतावास होता है मेन, और फिर अलग अलग वाणिज्यिक दूतावास भी होते हैं उसके अंडर में। तो ये जो मर्सिले शहर है ना वो यहाँ पर है, बहुत बड़ा बंदरगाह भी है यहाँ पर मर्सिले। तो चूँकि बंदरगाह है, एक्टिविटी बहुत होती है, कमर्शियल इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इसलिए ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पर पेरिस में अपना दूतावास है, दूरी बहुत ज़्यादा थी, तो एक यहाँ भी एक ऑफिस हो गया है। अगला क्वेश्चन लेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा जो कि 10-12 फरवरी को हुई, तो उस दौरान कितने समझौते ज्ञापन पर सिग्नेचर किए गए? टोटल 10 हैं। ऐसे कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। एक तो AI पर भारत फ्रांस ने घोषणा कर दी है कि AI पर हम मिलजुल कर काम करेंगे। फिर एक महत्वपूर्ण बात है, भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर घोषित किया जा गया है 2026 को, यानी अगले साल को। एक और बात है कि इंडो फ्रेंच सेंटर के तहत इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर द डिजिटल साइंसेज, इसकी स्थापना की जाएगी, महत्वपूर्ण बात है। 10 भारतीय स्टार्टअप को वहाँ पर, यानी फ्रांसीसी स्टार्टअप इनक्यूबेटर स्टेशन है, तो वहाँ पर उनको जो है वो सुविधाएं दी जाएंगी। और क्या है, एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर और छोटे जो रिएक्टर हैं यानी परमाणु ऊर्जा के लिए, तो उसकी स्थापना के लिए आशय की घोषणा हुई है। ठीक है, एक और तय हुआ है कि ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप, इसके साथ सहयोग संबंध को लेकर एक समझौता का रिन्यूअल हुआ है। ठीक है,
परमाणु ऊर्जा को लेकर भी ये तय हुआ है कि और भी बेहतर काम किया जाए मिलजुल कर। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर ये भी घोषणा पत्र की गई है। मर्सिले में वाणिज्य दूतावास का संयुक्त उद्घाटन किया गया है। पर्यावरण के क्षेत्र में ये हुआ है कि हम जो है वो मिलकर काम करेंगे, दोनों की मिनिस्ट्री जो है ना वो पर्यावरण को लेकर, संतुलन को लेकर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश के शहर गोमा पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया और इस संघर्ष में 3000 लोग मारे गए? तो और भारत ने एडवाइजरी भी जारी की कि वहाँ जो लोग रह रहे हैं और जो भारतीय वो बच के रहें। आंसर होगा DRC, फुल फॉर्म होगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है, तो वो वहाँ पर ना दुनिया का सबसे वो मतलब ये जो देश है वो दुनिया का सबसे समृद्ध खनिज संसाधन वाला देश है, लेकिन यही वहाँ हिंसा और अस्थिरता का कारण बना हुआ है। एक बार वहाँ ले चलते हैं आपको। ये रहा अपना प्यारा भारत और ये अफ्रीका है और बीचों बीच आप देखेंगे DRC है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। उसका विवाद रवांडा से चलता है। रवांडा के द्वारा जो समर्थित है एक समूह M23, तो वही जो है उसी ने यहाँ पर एक शहर पर यहाँ कब्जा कर लिया, उसमें 3000 लोग जो है ना वो मारे गए। ठीक है, ये सब डिटेल मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो ऐप है वहाँ जाइए, वहाँ से ले सकते हैं। ऐप में दे दिया है। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ करंट अफेयर्स का वीकली, मतलब मेंबरशिप के ज़रिए बहुत सारे कंटेंट मिलते हैं, वीकली PDF, मंथली PDF, ईयरली PDF, क्वार्टरली PDF, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो ये डिटेल भी दिया हुआ वहाँ पर। ठीक है, DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, उसकी राजधानी का है किनशासा है। प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पर जुडिथ सुमिन वा तुलुका। राष्ट्रपति हैं फेलिक्स त्सेसिकेदी। यहाँ पर मुद्रा चलती है कांगोलेस फ्रैंक। आबादी करीब करीब जो है 65 लाख के आसपास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे खनिज है, कोबाल्ट है, तांबा है, कोल्टन है, टंगस्टन है, टिन है, हीरा है, सोना है और इसी की लूट वहाँ मची हुई है। अगला क्वेश्चन, किस अफ्रीकी देश में गृह युद्ध के चलते फरवरी 2025 में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों से वहां से तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी? आंसर होगा DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है, तो वहां पर ये बहुत हालात खराब थे। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति ने 9 फरवरी 2025 को पहला अमेरिका खाड़ी दिवस घोषणा पत्र पर सिग्नेचर किया, तो इसमें किस क्षेत्र का नाम बदला जा रहा है या बदल दिया गया? आंसर होगा मैक्सिको की खाड़ी, अब वो अमेरिका की खाड़ी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये दिखाता हूं मैं। अमेरिका चलते हैं, मैक्सिको चलते हैं। ये उत्तरी अमेरिका हो गया और इधर ये USA है और ये मैक्सिको है। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है ना वो मैक्सिको की खाड़ी है, लेकिन अब अमेरिका की खाड़ी कहा जाएगा। ठीक है, अब इस वीडियो के आखिरी हिस्से में हम लोग पहुंच चुके हैं और दिवस की बात करते हैं। महिला जननांग विकृति के लिए 0 टॉलरेंस इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 6 फरवरी को। इसका मतलब क्या हुआ, जो महिला खतना होता है ना उसको न किया जाए, उसको हतोत्साहित किया जाए, इसके लिए ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अरब तेंदुए का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार की थीम है लिप्स ऑफ होप, इसी थीम पर। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया? तो 10 फरवरी को। देखिए, इसको फरवरी के दूसरे सोमवार को आयोजित किया जाता है, तो इस बार 10 फरवरी को मनाया गया है। और अगर सवाल हो कि राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 17 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय है, 10 फरवरी हुआ 2025 में, और राष्ट्रीय मिर्गी दिवस वो 17 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को, और इस बार की थीम क्या है? रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज, रेडियो और जलवायु परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन क्यों? क्योंकि सरोजनी नायडू की जयंती होती है। उनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 यानी 1879 में। सरोजनी नायडू का उपनाम भी है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी रही हैं, उत्तर प्रदेश की गवर्नर भी रही हैं।
अगला प्रश्न, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 10 फरवरी को ये मनाया जाता है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस, सेफर इंटरनेट डे कब मनाया जाता है? 2025 में कब मनाया गया? तो 4 फरवरी को मनाया गया। और इस बार की थीम क्या है? बेहतर इंटरनेट के लिए एक साथ, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके लिए, और इसका PDF अवेलेबल है शार्प लर्निंग ऐप पर। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है वो वहाँ पर जाएं और अपने मेंबरशिप में जाकर, या कोई भी कोर्स परचेज किया हुआ है जिसकी वैलिडिटी है, तो आप जाकर अपने कोर्स में और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं PDF, और काफ़ी डिटेल में वहाँ PDF भी है। ठीक है। और 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, जो लोगों ने नहीं लिया है वो ले सकते हैं। होली का ऑफर चल रहा है, 70% का डिस्काउंट चल रहा है, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक ISPCS एग्जामिनेशन के लिए ISPCS मेंबरशिप है, दूसरा बेसिक मेंबरशिप है जो रेलवे, पुलिस, टीचर, SSC इन सब के लेवल का है। ज्वाइन कर सकते हैं आप, तैयारी पूरी हो जाती है। और बताओ, रेलवे ग्रुप D का बैच चल रहा है सभी सब्जेक्ट के, तो छूट चल रही है, ज्वाइन कर सकते हैं आप शार्प लर्निंग ऐप पर। इंडियन ज्योग्राफी का स्पेशल लाइव बैच भी चल रहा है, छूट चल रही है होली को लेकर, तो भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। UPPCS 2025 की तैयारी अगर करना चाहते हैं प्रीलिम्स की, तो पूरी तैयारी हमारी टीम करवा रही है। और 71st BPSC का GS फाउंडेशन बैच भी चल रहा है। तो शार्प लर्निंग ऐप पर इतने सारे बैचेज हैं, ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब 2nd वीक फरवरी का टेस्ट जरूर देंगे, और फिर अगले जो वीडियो आएगा 3rd वीक का, जो हम जल्दी ही लेकर आ रहे हैं, 3rd वीक फरवरी का जो करंट अफेयर्स वीडियो, तो उसमें हम टॉप 10 स्टूडेंट के बारे में बताएंगे कि 2nd वीक का जो टेस्ट दिया था टॉप 10 कौन कौन से रहे थे। और आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना फ़ोटो भी अपलोड कर देंगे ऐप पर अपने प्रोफाइल में जाकर, ताकि अगली बार से अगर फ़ोटो रहे तो मैं फ़ोटो भी दिखा दूंगा कि टॉप 10 कौन कौन से रहे हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।